बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं इब्रार अहमद महर एडवोकेट उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आजकल जो सबसे ज़्यादा प्रोपोगंडा कर रही है वो इस बात के ऊपर कर रही है कि इमरान खान साहब को कल ईद की नमाज नहीं पढ़ने दी गई, उन्हें इजाज़त ही नहीं दी गई कि वो ईद की नमाज अदा कर सकें। और ये भी मुसलसल कह रहे हैं कि तकरीबन 4 ईदें इमरान खान साहब को जेल में गुजर चुकी हैं, लेकिन कोई एक भी ईद पढ़ने की उन्हें इजाज़त नहीं दी गई। अच्छा, मुझे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों की ये समझ नहीं आती कि आप हर बात को एक इशू क्यों बना लेते हैं। मतलब कि बात कोई नहीं होती, बस आपने उसको ऐसा रंग देना होता है कि शायद दूसरा सुनने वाला बंदा ये समझे कि पता नहीं कौन सी ऐसी आखिर आ गई है या कौन सी ऐसी क़यामत आ गई है। ये बहुत बड़ा काम हो गया कि इमरान खान साहब को ईद की नमाज नहीं पढ़ने दी गई। देखिए, आप मुझे सबसे पहले ये बताएं कि इमरान खान तकरीबन 2 साल से जायद का टाइम गुजर गया कि वो जेल के अंदर मौजूद हैं, तो वहां पे वो नमाजें पढ़ रहे हैं ना। मतलब कि अगर वो कुरान पाक की तिलावत करना चाहें तो वो कर सकते हैं ना। कभी उन्हें किसी ने मना किया कि वो कुरान पाक की तिलावत नहीं कर सकते? या इमरान खान साहब ने एक भी दफा ये कहा हो, या उनकी पार्टी के किसी बंदे ने कहा हो, या उनके किसी अकाउंट के ऊपर ये पोस्ट लगाई गई हो, जी मैं कुरान पाक की तिलावत करना चाहता था, मुझे नहीं करने दी गई? या इमरान खान साहब ने या उनके किसी भी पार्टी वर्कर ने या उनके किसी भी तहरीक इंसाफ के लीडर ने या उनकी किसी भी बहन ने आज तक ये बात कही हो कि इमरान खान साहब नमाज पढ़ना चाहते थे, फजर, जोहर, असर, मगरब, इशा, तो उन्हें नमाज नहीं पढ़ने दी गई? मतलब कि कोई बंदा वहां पे गन पॉइंट पे उनको रोक रहा था कि खान साहब आप नमाज नहीं पढ़ सकते। मतलब जब इमरान खान साहब जेल के अंदर रहते हुए अपनी मर्जी के साथ नमाज अदा करना चाहें तो वो कर सकते हैं, उन पर कोई सख्ती और कोई पाबंदी नहीं है। कुरान पाक की तिलावत करना चाहें तो वो कर सकते हैं, उसके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। तो फिर क्या आप समझते हैं कि अगर वो ईद की नमाज अदा करना चाहेंगे तो कोई उन्हें रोकेगा? नहीं रोकेगा। इमरान खान साहब की अपनी मर्जी है ना कि अगर वो जिस तरह से दूसरी नमाजें अदा करते हैं, अगर वो ईद की नमाज अदा करना चाहेंगे तो वो कर सकते हैं। अब अगर आप ये समझते हैं कि उन्हें जेल से बाहर निकाल के किसी बड़े शहर की जामे मस्जिद में उन्हें भेजा जाए कि जनाब आप वहां पे नमाज अदा कर लें, तो वैसे तो हो नहीं सकता। आप अगर ये समझते हैं कि जिस तरह से दूसरे आम कैदी जेल की मस्जिद में ईद की नमाज अदा कर सकते हैं, तो वो तो जनाब जो दूसरी नमाजें हैं वो भी जेल की मस्जिद में अदा कर सकते हैं, लेकिन इमरान खान साहब को इजाजत नहीं है। तो जब दूसरे कैदी आम नमाजें जेल की मस्जिद में अदा कर सकते हैं तो वो ईद की नमाज भी जेल की मस्जिद में अदा कर सकते हैं। लेकिन इमरान खान साहब ना दूसरी नमाजें जेल की मस्जिद में अदा कर सकते हैं और ना ईद की नमाज जेल की मस्जिद में अदा कर सकते हैं। देखिए, इस यहाँ पे इशू है कि सिक्योरिटी इश्यूज हैं। अब मतलब जेल इंतजामिया इतनी पागल तो नहीं है ना कि जहां पर सैकड़ों की तादाद में लोग नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं जेल की मस्जिद में, वहां पर एक इतने बड़े पॉपुलर लीडर को ले जाएं ताकि वहां पे हंगामा हो जाए, शोर मच जाए, इमरान खान के हक में नारेबाजी शुरू हो जाए, मतलब एक अजीब सा माहौल बन जाए। तो मैं पाकिस्तान के तहरीक इंसाफ के इस इतराज को कोई 1% भी हैसियत नहीं देता कि इमरान खान साहब ने ईद की नमाज पढ़नी है तो वो पढ़ें, जिस तरह से पहले दूसरी नमाजें अपने सेल में पढ़ते हैं, ईद की नमाज भी पढ़ लें। जब वो नमाज पढ़ने में कोई रुकावट नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, तो ये नमाज भी अगर पढ़ना चाहेंगे तो कोई रुकावट और कोई परेशानी नहीं है। तो तहरीक इंसाफ का ये इतराज बिल्कुल गलत है कि उन्हें ईद की नमाज पढ़ने से रोका जाता है। कोई भी बंदा इमरान खान साहब को जेल में ईद की नमाज पढ़ने से नहीं रोक रहा। उनकी मर्जी है, वो पढ़ना चाहें तो पढ़ लें, उनकी मर्जी है वो ना पढ़ना चाहें तो ना पढ़ें। ये बात आप नहीं कह सकते कि जी रोक दिया गया, किसी ने नहीं रोका। लेकिन ये बात अपनी जगह पे है कि उन्हें दूसरी नमाजें भी पढ़ने की इजाजत नहीं है जेल की मस्जिद में, तो ईद की नमाज पढ़ने की इजाजत भी नहीं है। तो लिहाजा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये ऑब्जेक्शन बिल्कुल फजूल किस्म का है और सिर्फ एक प्रोपेगेंडा, इससे बढ़ के और कुछ नहीं है। अच्छा जी, गुज़िश्ता दिनों एक खबर बड़ी हाईलाइटेड थी कि पावर डिवीजन की तरफ से एक अनाउंसमेंट हुई है कि अब किसी भी घर में बिजली के 2 मीटर नहीं लग सकते और जिन घरों में 1 से ज़ायद मीटर लगे हुए हैं उन्हें अब उतार लिया जाएगा, उनके खिलाफ क्रैकडाउन किया जाएगा। ये खबर सोशल मीडिया के ऊपर चली और इतनी चली कि बड़े बड़े मेन स्ट्रीम चैनल्स ने उसकी कवरेज कर दी। मतलब ये बड़े बड़े डॉन न्यूज, सियासत पीके वगैरह वगैरह,
इन्होंने खबरें लगानी शुरू कर दी जी। अब पावर डिवीजन की तरफ से ये अनाउंसमेंट आ गई है, एक फैसला हो गया है कि अब जिन घरों में एक से जायद मीटर हैं वो अपने मीटर रिमूव कर दें, वरना ऑपरेशन किया जाएगा और उनके मीटर रिमूव कर दिए जाएंगे। और एक से जायद मीटर सिर्फ उसी सूरत में रह सकेंगे अगर दो फैमिलीज हों, दो रस्ते हों, दो किचन हों, वगैरह वगैरह। लेकिन अब पावर डिवीजन ने बिजली के 2 मीटर लगाने पर पाबंदी से मुतल्लक जेर गर्दश खबर पर जो अपना रद्दमल दिया, उन्होंने कहा कि ये जो खबर सोशल मीडिया के ऊपर फैलाई गई है ये सरासर गलत है और झूठ पर मबनी है। पावर डिवीजन की तरफ से कोई भी ऐसी अनाउंसमेंट नहीं है, ना इस हवाले से कोई फैसला किया गया है कि एक घर में एक से जायद मीटर नहीं लगाए जा सकते। अच्छा, अगर कानूनी हवाले से इसको डिस्कस किया जाए तो अगर एक घर में एक से जायद फैमिलीज हों तो एक से जायद मीटर लगाए जा सकते हैं, लेकिन अगर सिर्फ एक फैमिली हो, यहाँ पर मतलब कोई प्रोपेगेंडा करने की या झूठी खबरें फैलाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे कानून मौजूद है कि अगर एक घर में एक फैमिली है, एक से जायद लोग वहां पे नहीं रहते, मतलब एक फैमिली से जायद फैमिलीज नहीं रहती, तो वहां पर सिर्फ 1 मीटर ही अलाउ है। एक से जायद मीटर वैसे ही नहीं लगाए जा सकते। लेकिन चलें, जो खबरें चली थी कि जो जी अगर 2 या 3 मीटर लगे हुए हैं तो उन्हें हटा दिया जाएगा, अब ये खबर सामने आई है कि ये बिल्कुल गलत है और झूठ पर मबनी बात है। अच्छा जी, एक बड़ी ही अफसोसनाक खबर मेरे सामने आई है कि जिला मंडी बहाउद्दीन की तहसील मरकवाल के नवाही इलाके मुरादवाल में ईद उल जुहा के पहले रोज 8 साला बच्ची को अगवा के बाद मुबैना तौर पर अगवा और रेप के बाद बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। मकतूला की लाश आज गन्ने के खेत से बरामद हुई है। ये पाकिस्तान में आए दिन इस तरह के वाकयात रूनमा हो रहे हैं और मैं समझता हूँ कि जो इसके रिएक्शन में पुलिस कर रही है वो बिल्कुल सही कर रही है। ये जो बच्ची के साथ एक रेप का वाकया हुआ, एक छोटी सी मासूम सी बच्ची अपनी वालदा से को 50-100 रुपए लेके निकली थी कोई चीज वगैरह लेने के लिए कल ईद वाले दिन, तो वो लापता हो गई। तो उसको काफी ढूंढा गया, तलाश किया गया, लेकिन अल्टीमेटली आज गन्ने के खेत से उसकी डेड बॉडी मिली है। मतलब अगवा किया गया, रेप किया गया, कत्ल किया गया। तो पुलिस इस तरह के मुलजमान को फिर इनकाउंटर में मार रही है, तो वो बिल्कुल सही कर रही है। हालांकि मैं अक्सर ये कहता हूं कि पुलिस को कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए। यहाँ पर कोई जंगल का कानून नहीं है। अगर कोई जुर्म करता है तो बाकायदा कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, उसको अरेस्ट करना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए, उसका चालान अदालतों में भेजना चाहिए, फिर अदालत की मर्जी है कि वो उसको सजा दे या उसको बरी कर दे, वट एवर। लेकिन ये जो इस तरह के जराइम है ना, ये रेप का या गैंग रेप का, बच्चों के साथ इस तरह के जो जिनसी जराइम किए जाते हैं, मैं समझता हूं कि इसमें अगर पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में ये बात आ जाए तो फिर पुलिस जो करती है वो सही करती है। अगर वो टॉलरेट नहीं ना करते, फेक इनकाउंटर में उन्हें मार देते हैं, तो वो ठीक करते हैं। क्योंकि इस तरह के मुलजमान को अगर आप स्पेयर करेंगे, इन्वेस्टिगेशन करके चालान अदालतों में भेजेंगे, तो पता नहीं कितना लंबा अरसा तक उनका चालान चलता रहेगा। बाद में हो सकता है कि वो अपने असर रसूख के जरिए से राजीनामा कर लें, हो सकता है कि वो धमकी के जरिए से राजीनामे की बाबत बयान रिकॉर्ड करवा लें। तो अगर उन्हें सजा हो भी जाए तो पाकिस्तान में एक लंबे अरसे से किसी को सजाए मौत का सामना ही नहीं करना पड़ा। आप ये समझ लें कि पाकिस्तान में सजाए मौत के ऊपर अमल दरामद पर पाबंदी है। तो पुलिस के इस एक्ट को एक बतौर कानून दान तो इसको मैं अप्रिशिएट नहीं करता, लेकिन जब इस तरह के गैंग रेप के और बच्चों के साथ इस तरह के जो वाकयात होते हैं वो बड़े ही तकलीफ दे होते हैं, तो मैं समझता हूं कि पुलिस अगर फेक इनकाउंटर में उनको मार देती है ना, तो वो बिल्कुल सही करती है। अच्छा, फेक इनकाउंटर के हवाले से मुझे मजीद याद आ गया कि कुछ दिन कबल हाफजाबाद में एक गैंग रेप का वाकया रूनमा हुआ था। आपको पता है कि उसमें मियाँ और बीवी को सबसे पहले अगवा किया गया, उसके बाद उस खातून के खामद को रस्सियों से बांधकर उसकी मौजूदगी में उसकी बीवी के साथ तकरीबन 8 मुलजमान ने गैंग रेप किया और उसके खामद को ये मजबूर किया गया कि तुमने ये सब कुछ देखना है। मतलब सबसे पहले उसके खामद को बरहना करके उसको बांधा गया, उसकी बीवी को बरहना किया गया, उसकी मौजूदगी में गैंग रेप किया गया और खामद को मजबूर किया गया कि वो सारी कार्रवाई देखे और उसकी वीडियो बनाई गई साथ साथ। उसके बाद फिर खामद को मजबूर किया गया कि वो उन तमाम मुलजमान की मौजूदगी में अपनी बीवी के साथ रेप करे।
اس کی پھر باقاعدہ طور پر ایک ویڈیو بنا کے سوشل میڈیا کے اوپر ڈال دی گئی. یہ بھی انتہائی تکلیف دہ واقعہ, اور پولیس کی یہاں پہ پرفارمنس کو میں اپریشیٹ کروں گا کہ انہوں نے پہلے ایک ملزم کو گرفتار کیا, اسے انکاؤنٹر میں فارغ کر دیا, اس کے بعد پھر دوسرے ایک ملزم کو گرفتار کیا, اسے بھی انکاؤنٹر میں فارغ کر دیا, اور آج انہوں نے تیسرے ایک ملزم کو گرفتار کیا, اسے بھی انکاؤنٹر میں فارغ کر دیا. دیکھیں میں پہلے بھی کہتا ہوں کہ پولیس انکاؤنٹر میں مارنا ہے تو غلط, لیکن اب اس طرح کے ملزمان کا کیا کریں گے جو اس حد تک چلے جاتے ہیں, جو میں نے ساری صورتحال آپ کے سامنے رکھی ہے, تو پھر اس طرح کے ملزمان کا کیا کریں؟ ان کو پکڑ کے آپ جیل میں بند کر دیں گے تو پھر ان کو کیا ہوا؟ ان کا تو کوئی نقصان نہیں ہوا, وہ 2 4 5 7 10 سال جیل میں گزاریں گے اور نکل جائیں گے. تو پولیس جو کر رہی ہے وہ صحیح کر رہی ہے, اس طرح کے لوگوں کو عبرت کا نشانہ بننا چاہیے, اور پولیس اگر انکاؤنٹر میں مار رہی ہے تو صحیح کر رہی ہے. اس وقوعے میں بھی 8 ملزمان کے خلاف ایف آئی آر کا اندراج ہوا تھا. 4 ملزمان نامزد تھے اور 4 ملزمان نامعلوم تھے. جو 4 نامزد ملزمان ہیں ان میں 3 ملزمان پولیس باری باری پکڑ کے اس کو مار چکی ہے. ابھی صرف ایک ملزم باقی ہے. میرا خیال ہے کہ پولیس جس حد تک اس کیس کے پیچھے لگی ہوئی ہے اس بندے کو بھی پکڑ کر بہت جلد اس کے انجام کی طرف پہنچا دے گی. تو میں ونس اگین اس ساری صورتحال کو کنڈیم کروں گا کہ یہ کس طرف ہماری سوسائٹی جا رہی ہے اور یہ کس طرح کے جرائم رونما ہو رہے ہیں. تو پھر آپ پولیس کے اوپر اعتراض کرتے ہیں کہ جی پولیس نے یہ غلط کیا, پولیس نے وہ غلط کیا. اس طرح کے ملزمان کو پکڑ کر اگر پولیس مار رہی ہے تو صحیح کر رہی ہے. اچھا یہاں پولیس پہ تھوڑا سا میں آبجیکشن ضرور کروں گا کہ آپ نے جب پہلے ملزم کو پکڑا یا دوسرے کو پکڑا یا تیسرے کو پکڑا اور تینوں کو باری باری انکاؤنٹر میں مار دیا تو ہر دفعہ ایک ہی سٹوری بیان کی گئی. پولیس نے ہمیشہ ایک ہی سٹوری بیان کی ہے. ملزم کو پکڑا, کہیں لے کے جا رہے تھے تفتیش کے پرپس کے لیے, کسی دوسرے ملزم کو گرفتار کرنے کے لیے, برآمدگی کے لیے, تو رستے میں دوسرے ملزمان نے اپنے ساتھی کو چھڑانے کے لیے پولیس پارٹی کے اوپر اٹیک کر دیا, اور اسی کراس فائرنگ میں جو ہمارے پاس ملزم تھا پولیس کسٹڈی میں وہ اپنے ساتھیوں کی طرف بھاگا اور اپنے ہی ساتھیوں کی گولی کا نشانہ بن کے وہ مر گیا. تو گینگ ریپ یا بچوں کے ساتھ جو جنسی جرائم میں اس حوالے سے اگر پولیس انکاؤنٹر کر رہی ہے تو میں نہ چاہتے ہوئے بھی انہیں سپورٹ کر رہا ہوں کہ وہ صحیح کر رہی ہے. لیکن پولیس سے تھوڑی سی گزارش یہ ہے کہ جناب آپ ایک ہی سٹوری کو لے کے چل رہے ہیں تو تھوڑا سا اپنی کہانی کو تبدیل کر لیا کریں. کسی جگہ پہ کوئی کہانی بنا لی یا کسی جگہ پہ کوئی کہانی بنا لی, مسلسل ایک ہی کہانی کو آپ رپیٹ کرتے جائیں گے تو پھر ہر بندے کو بڑے آرام سے سمجھ آ جائے گی کہ یہ ایک فیک پولیس انکاؤنٹر ہے. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ٹائم نئی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.